गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें मध्य प्रदेश के भूगोल के इस अध्ययन में मध्य प्रदेश की नदियों का प्रारंभ करना है, जो प्री, मेंस और अदर वनडे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों को रेगुलर तरीके से रिवाइज करें, अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं और अच्छे खासे तरीके से इनको लगातार जो है अपने रिवीजन में लाते रहें। क्लियर है? चलिए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र। इसको पढ़ने से पहले एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर कर लेते हैं अपन। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना ध्यान से कि जैसे ये एक नदी का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, नदी प्रवाहित हो गई। अब हुआ क्या कि फॉर एन एग्जाम्पल ये है गंगा नदी। कौन सी नदी है ये? गंगा नदी, ठीक है। अब यहां पे से आगे से जाकर मिल गई इसमें कौन सी? यमुना नदी, ठीक है। अब क्या हुआ, यमुना नदी से एक अन्य नदी फॉर एन एग्जाम्पल चंबल नदी आकर मिल गई, ठीक है। मेन नदी कौन सी है? मेन नदी है आपकी गंगा नदी, ठीक है। गंगा से आकर मिली कौन सी? यमुना। यमुना से आकर मिल गई कौन सी? चंबल, ठीक है। चंबल से भी एक और समझ लो कॉन्सेप्ट, चंबल से भी जाकर मिल गई शिप्रा, ठीक है। अब एक अन्य नदी भी जाकर मिल गई गंगा में, ठीक है। एक अन्य नदी जाकर मिल गई किसमें? यमुना में। फॉर एन एग्जाम्पल बेतवा, इसका अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं सोन, ठीक है। तो ये जो पूरा समीकरण बना है या नदियों का ये जो पूरा जाल बना है, इसमें मेन नदी कौन सी है? अपन ने मेन नदी ली थी कौन सी? गंगा नदी, ठीक है। गंगा में जाकर मिल रही थी यमुना, ठीक है। यमुना में आकर मिल रही थी चंबल, चंबल में मिल रही थी शिप्रा, ठीक है। और बेतवा नदी भी जाकर मिल रही थी किसमें? यमुना में। सोन नदी सीधे मिल रही थी किसमें? गंगा में। और इस प्रकार से एक पूरे जाल का निर्माण हो गया, नदियों के एक जाल का निर्माण हो गया। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो मेन नदी कौन सी है जिसमें ये सारी नदियां जाकर मिल रही हैं? वो मेन नदी है हमारी गंगा नदी। इसीलिए ये जो पूरा तंत्र कहलाएगा ना नदियों का, ये तंत्र कहलाएगा गंगा नदी तंत्र। कौन सा तंत्र कहलाएगा ये? गंगा नदी तंत्र। क्योंकि इसमें मुख्य नदी कौन सी है? इसमें हमारी जो मुख्य नदी है वो है गंगा नदी, क्योंकि ये सारी नदियां एंटायरली किस में जाकर मिल जाती हैं? गंगा नदी में। ऐसे ही मध्य प्रदेश में, जैसे हमने अभी ये गंगा नदी मध्य प्रदेश से प्रवाहित कदापि नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश से तो प्रवाहित हो रही है। और मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां जो उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही हैं वे यमुना में जाकर मिलती हैं, और यमुना अंततः मिल जाती है गंगा में। इसीलिए एक जो पूरा नदी तंत्र बना है, उस नदी तंत्र को हमने नाम दे दिया है गंगा नदी तंत्र। क्योंकि मुख्य नदी कौन सी है वहाँ पर मुख्य नदी है गंगा नदी। इसीलिए मध्य प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं जो उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती हैं, वे कौन सा तंत्र बनाती हैं? वे बनाती हैं गंगा नदी तंत्र। क्लियर है? क्योंकि वे हिस्सा है किसका? गंगा नदी का, क्योंकि अंततः ये नदियां जाकर मिल जाती हैं गंगा में। ऐसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी तंत्र भी है, महानदी तंत्र भी है और गोदावरी तंत्र भी है। लेकिन इन तंत्रों के नाम के आधार पर अगर हम
देखें तो ना तो मध्य प्रदेश से महानदी प्रवाहित होती है, ना गोदावरी प्रवाहित होती है, ना गंगा। नर्मदा प्रवाहित हो रही है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से। तो है क्या नदी तंत्र या गंगा नदी का अपवाह तंत्र? तो यहाँ पे से आपकी समझ में आ गया होगा कि एक मुख्य नदी होती है जिसमें सारी नदियाँ जाकर अंततः मिल जाती हैं, उस नदी के नाम पर नदी तंत्र का नाम पड़ता है। जैसे अभी हमने समझा है गंगा नदी तंत्र को। क्लियर है? ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना, इसके बाद अपन लोग अध्ययन शुरू करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है उनको जहन में रखना कि गंगा नदी तंत्र कैसा है। ऐसे ही हमको पढ़ना है नर्मदा नदी तंत्र, ऐसे ही हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी तंत्र। क्लियर है? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों से। तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। तो है मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, और ऐसा राज्य जो कि कृषि प्रधान होता है उसमें नदियां एक अहम भूमिका अदा करती हैं। कृषि प्रधान राज्य की जीवन रेखा नदियां कहलाती हैं। तो ऐसे जितने भी राज्य हैं जो कृषि प्रधान हैं तो उनकी जीवन रेखा क्या होती हैं? नदियां। क्योंकि नदियां क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। क्लियर है? क्योंकि सबसे पहले जब हमारी सभ्यता का विकास हो रहा था तो मानवों ने बसना शुरू किया था नदियों के तटों पर ही। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जीवन की शुरुआत नदियों के तट पर ही हुई थी। यही कारण है कि आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। क्लियर है? प्रदेश में नदियाँ सिंचाई, मत्स्य पालन, जल विद्युत उत्पादन, जल परिवहन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो अब इस मैप से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो, ये है नर्मदा नदी और ये है ताप्ती नदी, और इनका जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर है। ठीक है? और अंततः कहाँ जाती हैं? ये गुजरात जाती हैं। ठीक है? तो नर्मदा और ताप्ती कैसी हो गई? पश्चिम की ओर जाने वाली दो प्रमुख नदियां हो गई मध्य प्रदेश की। इसके बाद क्या दे रहे हैं ये? इसके बाद ये लिखते हैं कि चंबल, केन, सोन, बेतवा, काली सिंध, पार्वती आदि उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है? तो कौन कौन सी हो गई हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियां? मुख्य रूप से चंबल हो गई, केन, सोन, बेतवा, काली सिंध, पार्वती। ये सारी नदियां किस ओर बह रही हैं? ये उत्तर की ओर जा रही हैं। जबकि वैनगंगा और वर्धा दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये है वैनगंगा और इसी के पास से निकलती है वर्धा नदी। ये दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश में 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है। क्लियर है? क्योंकि लगभग, ये क्लियर नहीं है कि 207 ही नदियां हैं, लेकिन लगभग 207 नदियां मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्लियर है? तो अब आपको क्या क्या समझ में आ गया होगा? बेसिकली हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अपवाह तंत्र के बारे में, और आज हम कौन सा अपवाह तंत्र पढ़ने जा रहे हैं? गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी भले ही मध्य प्रदेश से प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन जो भी नदियां उत्तर दिशा की ओर जा रही हैं और यमुना में मिल रही हैं, यमुना भी अंततः जाकर मिल जाएगी गंगा में। इसलिए नदी तंत्र कौन सा कहलाएगा? गंगा नदी तंत्र कहलाएगा। ठीक है? तो नर्मदा, ताप्ती प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही हैं। चंबल, केन, सोन, बेतवा, काली सिंध, पार्वती ये ऐसी नदियां हैं जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही हैं। और वर्धा और वैनगंगा दो ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही हैं। इतना क्लियर? चलिए
निश्चित वाहिकाओं अर्थात चैनल्स, वाहिका मतलब क्या होती, चैनल, और इसको और समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि जिन या जिस डायरेक्शन में या जिस पथ पर नदी प्रवाहित होती है, नदी का जो मार्ग है उसको हम कहते हैं वाहिकाएं, या नदियों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह या ड्रेनेज, तथा इन वाहिकाओं या नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया था कि नदियों का जो फ्लो होता है, नदियों का जो मार्ग होता है, वो उस नदी का अपवाह कहलाता है, और जब उसमें सहायक नदियां आकर जुड़ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं अपवाह तंत्र। वो एक पूरा का पूरे तंत्र का निर्माण कर लेती हैं। तो नदियों का एक सामान्य मार्ग कहलाएगा अपवाह, और सहायक नदियां जब मुख्य नदी में आकर जुड़ जाएंगी तो एक जाल का निर्माण हो जाएगा, वो संपूर्ण जाल कहलाएगा अपवाह तंत्र। इस प्रकार अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से होता है। तो अपवाह तंत्र है क्या, मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जल प्रवाह की प्रणाली ही कहलाती है अपवाह तंत्र। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समय अवधि, चट्टानों की प्रकृति व संरचना, स्थल आकृतिक ढाल, बहते हुए जल की मात्रा एवं बहाव की अवधि पर निर्भर करती है। क्लियर है? जैसे अपन ने भूगोल की शुरुआत करी थी चट्टानों का अध्ययन करके, मतलब मध्य प्रदेश के भूगर्भ का अध्ययन करते हुए। फिर हमने पढ़े मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन को। इससे इतना क्लियर हमको हो गया है कि मध्य प्रदेश का जो भूगर्भ है उसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं उसकी संरचना कैसी है, संरचना क्लियर कर ली। फिर हमने इसका भौतिक विभाजन पढ़ लिया। तो अब चट्टानों का ज्ञान हमको हो गया, भौतिक विभाजन का ज्ञान हो गया। इससे हम ये बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की भौतिक संरचना है, और उस भौतिक संरचना पर ही डिपेंड करेगा कि वहाँ पर नदियाँ किस प्रकार से बहेंगी। ठीक है, समतल मैदानी क्षेत्र में बहेंगी या फिर घाटी का निर्माण करते हुए बहेंगी, ये हमें पता चलता है उस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना से। एक नदी तंत्र मतलब मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों सहित द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि एक मुख्य नदी और मुख्य नदी के साथ साथ उसमें सहायक नदी जब आकर मिल रही हैं तो एक पूरे जाल का निर्माण कर रही हैं। उस संपूर्ण जाल को कहा जाता है अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन। क्लियर है? एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या वाटर डिवाइडर के नाम से जाना जाता है। देखो समझना, जैसे उत्तर की तरफ, मध्य प्रदेश के उत्तर की तरफ हमको मिल रहा है गंगा का अपवाह तंत्र, जबकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र है। तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो गंगा अपवाह तंत्र को नर्मदा अपवाह तंत्र से अलग करे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको कहेंगे हम जल विभाजक। जल विभाजक के रूप में कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या ऊंची भूमि हो सकती है। ठीक है, जैसे अपन ने मध्य प्रदेश के लगभग सभी भौतिक विभाजनों को पढ़ा है, जैसे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, उसके नीचे सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार एवं मालवा का पठार। तो हमने 7 भौतिक विभाजन पढ़े थे। अब ऐसा भौतिक विभाजन जो एक नदी तंत्र को दूसरे नदी तंत्र से सेपरेट करे, वही कहलाएगा क्या? जल विभाजक या वाटर डिवाइडर। ठीक है, जल विभाजक के रूप में कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जैसे कोई भी पर्वत, पठार या कोई भी भौतिक विभाजन। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर या वाटरशेड कहा जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि नदी द्रोणी और जल संभर में क्या अंतर है। अब समझना ध्यान से। जैसे गंगा नदी, बहुत सारी सहायक नदियां होंगी गंगा नदी की जो उसमें आकर मिल जाती हैं।
क्लियर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लो चंबल नदी का। चंबल नदी की तुलना जब हम गंगा नदी से करेंगे तो चंबल नदी एक छोटी नदी होगी गंगा से, जब हम इसका तुलना करेंगे तो गंगा से तुलना करने में गंगा नदी का जो पूरा अपवाह क्षेत्र है उसको हम कहते हैं नदी द्रोणी, क्योंकि एक तो साइज भी बहुत ज़्यादा है गंगा का, साथ ही साथ सहायक नदियों की संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए जिस जाल का निर्माण हो रहा है वो जाल बहुत ही व्यापक होगा। तो यही कारण है कि गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो कहलाएगा नदी द्रोणी। और उससे अगर हम कंपेयर करें चंबल नदी को या किसी भी अन्य छोटी नदी को, तो उसका अपवाह क्षेत्र कहलाएगा जल संभर। ये बेसिक अंतर है किसमें, नदी द्रोणी में और जल संभर में। ठीक है, तो छोटी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है वो कहलाता है जल संभर, और बड़ी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है वो कहलाता है नदी द्रोणी। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, नदियां आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं, क्योंकि जैसा मैं आदिकाल मतलब जब हमारी सभ्यता का शुरुआत हुई थी तो उस समय मानव कहाँ बसा था, नदियों के तटों पर ही बसा था ना। इस वजह से उस समय से ये क्या रही हैं, मानव सभ्यता के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। इसलिए नदियों के किनारे विश्व की अनेक सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का जन्म हुआ। इसीलिए नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहते हैं, नदियों को सभ्यता का पालना, क्योंकि आप किसी भी संस्कृति की अगर डिटेल में जाओ तो उस संस्कृति का या उस सभ्यता का जन्म नदियों के तटों पर ही हुआ था। इसीलिए नदियों को कहा गया है सभ्यता का पालना। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में नदियों की महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यहाँ लगभग सभी दिशाओं से नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था नर्मदा और ताप्ती जा रही हैं पश्चिम में। ठीक है, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, काली सिंध, ये सारी नदियां जा रही हैं उत्तर में। ठीक है, वैनगंगा और वर्धा दक्षिण में, सोन और जोहेला नदियां उत्तर जाती हैं, उत्तर दिशा में, और फिर पूर्व दिशा में मुड़ जाती हैं। तो लगभग चारों दिशाओं में मध्य प्रदेश की नदियां प्रवाहित हो रही हैं। परंतु यहाँ की अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी नदियां कहाँ जाती हैं, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। इस राज्य में अधिकांशतः प्रायद्वीपीय नदियां प्रवाहित होती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश हिस्सा ही है प्रायद्वीपीय पठार का, क्योंकि पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तर में स्थित है मध्य प्रदेश। इसलिए नदियां कैसी हैं, यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी, जस्ट अपन ने अभी इसके पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट किया है मैकाल को। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो पूर्वी विस्तार है वो क्या कहलाता है, मैकाल। तो मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां निकलती हैं। ये चीज़ें अपन ने अभी पढ़ी हैं। विंध्याचल भी याद होगा आप लोगों को। ठीक है, सतपुड़ा भी और मैकाल भी। तो अधिकांश नदियां इन पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका के नाम से जाना जाता है। क्यों बोलते हैं नदियों का मायका, क्योंकि बहुत सारी नदियां, लगभग 207 नदियों के बारे में अपन ने पढ़ा था जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। मतलब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार क्या था, मैकाल। अधिकांश नदियां का उद्गम कहाँ होता है, मैकाल पर्वत श्रेणी से। इसीलिए इस श्रेणी को वाटरशेड के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इस श्रेणी को, इस श्रेणी को कहा जाता है वाटरशेड। किसे, मैकाल पर्वत श्रेणी को। कारण क्या है, मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है, मैकाल पर्वत श्रेणी से। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां जल विभाजक का कार्य करती हैं। क्लियर है क्या कह रहे हैं ये, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में, क्योंकि उत्तर की तरफ आ जाएगा गंगा अपवाह तंत्र, फिर आ जाएगी सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल के नीचे आ जाएगा नर्मदा अपवाह तंत्र,
फिर उसके नीचे सतपुड़ा और सतपुड़ा के नीचे तरफ ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र। इसलिए मध्य प्रदेश में जो भी विभिन्न अपवाह तंत्र पाए जाते हैं उनमें विभाजन का कार्य करती हैं कौन सी? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां। क्लियर है? अब मध्य प्रदेश में जो विभिन्न अपवाह तंत्र पाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं, तो इसको समझना ध्यान से। कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं मध्य प्रदेश में? सबसे पहला है नर्मदा अपवाह तंत्र, ठीक है। इसके बाद आएगा गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। ये प्रमुख अपवाह तंत्र हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि ये अपवाह तंत्र कौन से हैं और किस प्रकार से ये काम में आते हैं या किस प्रकार से हमें इनको याद रखना है। कौन कौन से अपवाह तंत्र होगा? एक हो गया आपका नर्मदा अपवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा हो गया गंगा, ताप्ती, गोदावरी, माही और महानदी अपवाह तंत्र। तो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो इन अपवाह तंत्र से अंततः जाकर जुड़ जाती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र पाए जा रहे हैं? लगभग 6 प्रकार के अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है। मतलब अब हमें ऐसे अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है या ऐसी नदियों का अध्ययन करना है जो अंततः जाकर मिल रही हैं किसमें? गंगा नदी में, ठीक है। तो इसको नाम क्यों दिया गया है गंगा अपवाह तंत्र? क्योंकि जिन नदियों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं वो नदियाँ या तो डायरेक्टली मिल जाएंगी गंगा नदी में या फिर यमुना नदी में मिलेंगी और यमुना नदी अंततः जाकर मिल जाएगी गंगा में। इसलिए पूरा जो तंत्र हो गया वो क्या कहलाया? गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है। तो गंगा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। क्लियर है? क्योंकि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां जाकर मिल जाती हैं यमुना में और यमुना अंततः जाकर मिलती है गंगा में। इसलिए गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र होगा वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो राज्य के उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में विस्तृत है। देखो यहां से निकल रही है कौन सी? गंगा नदी, ठीक है। और यहां पे से निकल रही है यमुना, जो इलाहाबाद में संगम जो है प्रयागराज में, उसमें जाकर मिल जाती है किसमें? गंगा में। और मध्य प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं जो उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती हैं वे सीधी जाकर मिल जाती हैं यमुना में। इसलिए जो अपवाह तंत्र है वो क्या कहलाएगा? गंगा अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से राज्य के मध्य पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। मतलब ये वाला जो इलाका है ना पूरा, ये संपूर्ण इलाका सम्मिलित है किसमें? गंगा अपवाह तंत्र में। कौन से तंत्र में सम्मिलित होगा ये सम्मिलित है गंगा अपवाह तंत्र में, ठीक है। और इसका कुल अपवाह क्षेत्र 2,02,070 वर्ग किलोमीटर का है। किसका? गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो कितने का है? 2,02,070 वर्ग किलोमीटर का। और इस अपवाह तंत्र की अधिकांश नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरी गंगा नदी कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से। इसीलिए मध्य प्रदेश की वे नदियां जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं वे सब किस ओर बहेंगी, या वे सब जो गंगा नदी की ओर बह रही हैं वे कहाँ प्रवाहित होंगी? उत्तर दिशा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? चंबल नदी की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चंबल नदी। देखो इंदौर क्षेत्र के पास में काकरी बरडी, या हम ये बोल सकते हैं कि इंदौर के महू के पास जाना पाव पहाड़ी है। काकरी बरडी हम छिपरा में पढ़ेंगे। जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ से उद्गमित होगी ये चंबल, ठीक है। मंदसौर नीमच होते हुए राजस्थान में एंटर करेगी
और फिर से मध्य प्रदेश में श्योपुर, भिंड, मुरैना में प्रवेश करते हुए ये पहुंच जाएगी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जाकर ये मिल जाएगी किससे? यमुना नदी से। तो ये वाला जो प्रवाह मार्ग है वो हो जाएगा किसका? चंबल का। और रास्ते में ये एक जलप्रपात बनाएगी कोटा के पास, जिसे कहा जाता है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3 परियोजनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो चंबल नदी पर बनी हुई हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी की जानापाव पहाड़ी के बांगचू बिंदु से निकलती है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है, इंदौर जिले में तहसील है महू। ठीक है, और पर्वत श्रेणी कौन सी आ जाएगी? तो वही विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, पहाड़ी कौन सी? श्रेणी तो हो गई विंध्याचल, लेकिन पहाड़ी कौन सी है? जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी के बांगचू बिंदु से निकलती है। तो ये हो गया किसका? चंबल नदी का उद्गम, जो कुछ इस इलाके में आएगा। ठीक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की तहसील कौन सी हो गई? महू। पर्वत श्रेणी कौन सी हो गई? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कौन सी पहाड़ी हो गई? तो जानापाव पहाड़ी। और बिंदु कौन सा हो गया? तो वांगचू बिंदु। वहां से उद्गम होता है किसका? चंबल का। यह उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा में क्रमशः उज्जैन, श्योपुर, भिंड एवं मुरैना जिलों में प्रवाहित होती हुई इटावा उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये कुछ प्रमुख जिले हो गए जहाँ से चंबल नदी प्रवाहित होती है और अंततः उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप ये यमुना में मिल जाती है। और यमुना मिलती है अंततः गंगा में। तो चंबल नदी भी किस नदी तंत्र का हिस्सा हो गई? तो चंबल नदी भी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। चंबल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा है उस सीमा के समानांतर पैरेलली ये फ्लो होती है कौन सी? चंबल नदी। इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है कौन सी? चंबल नदी। इसके अतिरिक्त यह यमुना नदी के साथ लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। तो ये वाला जो एरिया हो गया ना आपका भिंड मुरैना वाला, ठीक है, उसी के पास में अवस्थित है लश्कर का मैदान। ठीक है, तो वहाँ पर भी पैरेलली जाती है कौन सी? चंबल नदी। ठीक है, ये वाला इलाका यहाँ पर आ जाएगा कौन सा आपका? लश्कर का मैदान। ठीक है, इसके भी पैरेलली ट्रेवल करती है कौन सी? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी के अन्य नाम भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव और या रतिदेव की कीर्ति। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से याद कर लेना। इसके अन्य नाम क्या है? चरमावती, धर्मावती, कामधेनु और रतिदेव की कीर्ति। हर नाम के पीछे एक स्टोरी है, लेकिन हमको उतना अध्ययन नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना अध्ययन करना कि भैया हमारा प्री मेंस और इंटरव्यू निकल जाए। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? नर्मदा। लेकिन हम सबसे बड़ा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं जो कि है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र की एक प्रमुख नदी है चंबल। ठीक है, जिसका कुल अपवाह क्षेत्र 43,200 वर्ग किलोमीटर का है। मतलब इसका और इसकी सहायक नदियां जो पूरा एरिया कवर कर रही हैं वो कितना है? 43,200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अब नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जो जानापाव पहाड़ी है वहां से लेकर इटावा में जब तक ये यमुना नदी में जाकर नहीं मिल जाती वहां तक की कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 325 किलोमीटर है। तो अकेले मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू में इसकी लंबाई कितनी है? 325 किलोमीटर। इस नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा
मतलब ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश का, उस क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाती है कौन सी? चंबल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड आदि जिले आते हैं। तो ये प्रमुख जिले हो गए जहां से चंबल नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। चंबल की सहायक नदियां काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, कूनो, कुमारी, कुंद जो कि गुना की है, कोराई और बामनी प्रमुख हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन उनके बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप तो जितनी नदियां मैं आपको बता रहा हूं उतनी ध्यान रख लो, बहुत है। ठीक है। चंबल एक अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित मतलब ये अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेती है, और अगर मार्ग नहीं मिले तो इतना हैवी प्रेशर होता है नदी में कि वो मृदा को या चट्टान को उड़ा देती है और अपना मार्ग बना देती है। इसलिए कहा जाता है इसे सुपर इम्पोज्ड रिवर। जो अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि या उत्खात वाली भू आकृति का निर्माण करती है। अपन ने पढ़ा था बीहड़ों के बारे में, उसी को ही बोलते हैं उत्खात भूमि आकृति, जिसे चंबल खड्ड या रेवाइंस ऑफ चंबल कहा जाता है, मतलब चंबल के बीहड़ कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के खड्ड अर्थात बीहड़ ग्वालियर, भिंड, मुरैना तथा राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर, कहाँ कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर के निकटवर्ती भागों में पाए जाते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये सब, क्योंकि चंबल नदी कैसी है? सुपर इम्पोज्ड रिवर है, मतलब इसमें जो जल फ्लो होता है वो हैवी प्रेशर से फ्लो होता है, जिससे जो चट्टानी इलाके होते हैं उन चट्टानी इलाकों को ये उड़ा देती है और अपना मार्ग स्वयं निर्धारित कर लेती है। इसीलिए जो उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र आ जाता है, वहां पर चंबल नदी ने व्यापक तरीके से बीहड़ों का निर्माण किया है। अब चंबल घाटी परियोजना क्या है, या चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने प्रकार के बांध बनाए गए हैं? ठीक है। तो चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1953-54 में की गई थी। तो किस वर्ष हुई है ये घाटी परियोजना की शुरुआत? 1953-54 में हुई है, और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है? जिसमें 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन और मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के लिए सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये जो पूरी चंबल नदी घाटी परियोजना है, उससे ओवरऑल विद्युत उत्पादन कितना होता है? 386 मेगावाट का, और ये मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है इस परियोजना के अंतर्गत? गांधी सागर बांध। ठीक है। राजस्थान में राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। वैसे ध्यान से समझना, राजस्थान में 2 ही बांध हैं। कौन कौन से? राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध। ये जो जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध का जो निचला इलाका है, वही निचले इलाके पर एक छोटा सा बांध बना हुआ है। ठीक है। वही कहलाता है कौन सा? कोटा बैराज बांध। कभी कभी कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर बांध को एक ही चीज मान लिया जाता है। ठीक है। तो बहुत सी बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा कि जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध एक ही है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। एक बड़ा और पक्का बांध है कौन सा? जवाहर सागर बांध। लेकिन जवाहर सागर बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो इसके निचले इलाकों में फिर से एक छोटा सा बांध बनाकर पानी को रोका जा सकता है। वो जो छोटा सा बांध है उसको नाम दिया गया है कोटा बैराज बांध। ठीक है। आइए अब इन चीज़ों को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। गांधी सागर बांध
है क्या ये गांधी सागर बांध? तो सबसे पहली चीज, वर्ष 1960 में मंदसौर के भानपुरा तहसील में बनाया गया। ठीक है, कहां पर अवस्थित है ये? मंदसौर की भानपुरा तहसील में अवस्थित है, जिसका शिलान्यास 7 मार्च 1954 को, मतलब इसका निर्माण कार्य करने से पहले जो भूमि पूजन होता है उसी को कहते हैं शिलान्यास। तो इसका शिलान्यास 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये बांध 514 मीटर लंबा और 64 मीटर ऊंचा है। मेंस वालों को स्पेशली ये डायमेंशंस याद करने की आवश्यकता है कि बांध कितना लंबा है, 514 मीटर लंबा और 64 मीटर ऊंचा है। कहाँ पर है? मंदसौर के भानपुरा में। ठीक है, इस बांध से मंदसौर, रतलाम एवं नीमच जिलों की लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ठीक है, कौन कौन से जिलों की? मंदसौर, रतलाम एवं नीमच जिलों की 11 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। गांधी सागर बांध चंबल नदी का प्रथम और सबसे बड़ा बांध है। मतलब अगर हम डायमेंशन देखें तो डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बड़ा बांध है किसका? चंबल नदी का, और सबसे पहले बना था चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। और अगर सिर्फ इस बांध को देखा जाए तो इस बांध से कुल 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कौन से? गांधी सागर बांध से। ठीक है, तो ये गांधी सागर बांध कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। चलिए अब अपन बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध की। कहाँ पर आता है ये राणा प्रताप सागर बांध? ठीक है, तो यह वर्ष 1964 में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में निर्मित किया गया था। तो इसकी लोकेशन कहाँ है राणा प्रताप सागर की? इसकी लोकेशन है चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में। ठीक है, इससे 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो कितनी बिजली उत्पादित होती है इससे? तो इससे होती 172 मीटर। और यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? राणा प्रताप सागर बांध। इसकी ऊंचाई 54 मीटर व लंबाई 1100 मीटर है। किसकी? राणा प्रताप सागर बांध की। तो लोकेशन याद रखना है, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में अवस्थित है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध चंबल नदी घाटी परियोजना के तीसरे चरण में निर्मित हुआ है। जवाहर सागर बांध वर्ष 1971 में राणा प्रताप सागर बांध से 33 किलोमीटर दूरी पर कोटा, राजस्थान में बोरावास के समीप निर्मित किया गया है। एक कॉन्सेप्ट और यहां पर ध्यान रखो आप कि अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि आपको तीनों बांधों के नाम दे दिए, जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, और ये बोला जाए आपसे कि इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ जमाना है, तो कैसे जमाओगे? कैसे आप क्वेश्चन समझोगे कि ऊपर से नीचे की तरफ कैसे जमाएं हम? 2 मिनट सोचकर देखो। देखो, कभी भी नदी का जो जल है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है। कभी देखा आपने कि झरना ऐसे नहीं गिर रहा है, ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी का जल कैसे फ्लो होता है? ढलान पर फ्लो होता है। ठीक है, इसीलिए जब कोई बांध पहले बनता है ना, वो ऊंचाई पर बनता है। जैसे अगर हम बात करें गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मंदसौर में, तो वो ऊंचाई पर होगा। फिर उससे नीचे बनेगा चित्तौड़गढ़ का राणा प्रताप सागर बांध, फिर उसके नीचे बनेगा जवाहर सागर बांध कोटा में। तो अगर आपको ऊपर से नीचे की तरफ जमाना है तो कैसे जमाओगे? सबसे पहले गांधी सागर बांध, फिर आ जाएगा दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा आ जाएगा जवाहर सागर बांध। ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ये अरेंज हो गया। ठीक है,
तो 33 किलोमीटर दूरी कोटा में बोरावास के समीप निर्मित है। तो कोटा में है कौन सा? जवाहर सागर बांध। यह बांध 45 मीटर ऊंचा और 440 मीटर लंबा है और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। ठीक है, तो ये डिटेल है किसकी? जवाहर सागर बांध की। अब इसके बाद अपन बात करें कोटा बैराज की। ये कोटा बैराज कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, यह राजस्थान के कोटा में स्थित एक अवरोधक बांध है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जवाहर सागर बांध से जब पानी छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसे थोड़ी दूर जाकर रोकने के लिए एक छोटा सा बांध बनाया गया है कि भाई जवाहर सागर बांध जब ओवरफ्लो हो जाए तो हम पानी को ऐसे ही ना छोड़ें कि वो वापस नदी में जाकर समुद्र में मिल जाए, हम उसको आगे जाकर रोक दें। इसीलिए एक अवरोध बनाना पड़ा और वही अवरोध कहलाता है कोटा बैराज बांध। ठीक है, यानी वही जो परियोजना थी ना, जवाहर सागर परियोजना, उसी का ही हिस्सा है कोटा बैराज बांध, जो कि जवाहर सागर बांध का एक अवरोधक बांध है। इसका निर्माण कार्य 1953 में प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 1960 में पूर्ण हुआ। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो जवाहर सागर बांध है उसके पहले बनकर तैयार हो गया था कोटा बैराज। बांध के पास कोटा ताप विद्युत गृह भी अवस्थित है। इससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निर्मित की गई हैं। किससे? जो कोटा बैराज बांध है उसमें सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनसे मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में सिंचाई होती है। अब देखो, अगर ये एक नहर है, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा मध्य प्रदेश और इस तरफ आ जाएगा राजस्थान, तो बाईं ओर की नहर 124 किलोमीटर राजस्थान में तथा 248 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई होती है। क्लियर है? और दाई नहर से पूर्वी जिले प्रभावित होते हैं, जबकि बाई नहरों से राजस्थान में सिंचाई होती है, जिसकी कुल लंबाई 178 किलोमीटर है। तो जो दाएं तरफ है उससे दाएं तरफ के क्षेत्रों की सिंचाई होगी, बाएं तरफ है तो बाएं तरफ के क्षेत्रों की सिंचाई होगी। हमें बस इतना याद रखना है कि कोटा बैराज जो बांध है उससे नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई के लिए पानी भेजा जाता है। क्लियर है? तो कौन कौन से बांध पढ़ लिए हमने? 3 बांध पढ़े। सबसे पहला मंदसौर में गांधी सागर बांध, उसके बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, और उसके बाद कोटा जिले में जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध के आगे ही एक अवरोधक बांध है जिसका नाम है कोटा बैराज, और कोटा बैराज से ही नहरें निकाली गई हैं जिनसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई होती है। दैट्स इट। अब इसके बाद चंबल नहर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित चंबल नदी के बाईं ओर की नहरें राजस्थान और दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को सिंचित करती हैं। क्लियर है? तो बाईं तरफ क्या आ जाएगा? राजस्थान, और दाईं तरफ क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। तो बाईं वाली करेंगी राजस्थान को और दाईं वाली करेंगी मध्य प्रदेश को। नहरें कहाँ से निकली हैं? तो ये नहरें निकली हैं आपकी कोटा बैराज बांध से। ठीक है, मध्य प्रदेश में चंबल नहर श्योपुर जिले में प्रवेश करती है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा जिला सिंचित होता है इससे? श्योपुर वाला। तथा टरेरा, एक क्षेत्र आता है श्योपुर का, कौन सा? टरेरा। टरेरा के समीप यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो देखो, ये नहर है, ठीक है, इसने प्रवेश किया कहाँ पर? श्योपुर में। ठीक है, और श्योपुर में एक जगह आई, कौन सी? टरेरा। कौन सी जगह आई? टरेरा। तो टरेरा आने पर ये 2 शाखाओं में विभाजित हो गई। एक हो गई अंबाह शाखा बाईं शाखा और एक मुरैना शाखा दाईं शाखा। ठीक है, तो 2 शाखाएं निकाल दो आप। एक मुरैना शाखा हो गई ये वाली, और एक हो गई आपकी अंबाह शाखा। ठीक है,
जो क्रमशः 179 किलोमीटर और 56 किलोमीटर लंबी है। मतलब मुरैना शाखा हो गई 179 और अम्बाहा शाखा हो गई आपकी 56 किलोमीटर। ठीक है, इसकी एक अन्य शाखा मऊ शाखा के नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई 177 किलोमीटर है और इस नहर से राज्य के ग्वालियर, भिंड, श्योपुर जिलों के 3000 गांवों की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो नहर आ रही है कोटा बैराज बांध से, वो एंटर होती है श्योपुर में, और श्योपुर में टरेरा नामक स्थान पर ये नहर 2 शाखाओं में विभाजित होती है। एक हो जाएगी मुरैना शाखा और एक हो जाएगी अम्बाहा शाखा। एक और तीसरी शाखा भी बनती है इसकी, ठीक है, और ये तीसरी जो शाखा है उसको कहा जाता है मऊ शाखा। ठीक है, और जो उत्तर क्षेत्र के जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, जैसे श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, वहां पर इस नहर से सिंचाई होती है। क्लियर। अब चंबल नदी कोटा मंडल में भैंसोरगढ़, कौन सा स्थान है? भैंसोरगढ़। भैंसोरगढ़ के निकट 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात भी बनाती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि चूलिया जलप्रपात बनता है चंबल नदी पर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। ठीक है, और कहाँ पर बन रहा है ये? तो ये बन रहा है कोटा जिले की भैंसोरगढ़ में। ठीक है, और ये चंबल नदी द्वारा बनाया गया एक ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद चंबल नदी इंदौर के निकट झाड़ीदाहा जलप्रपात का निर्माण भी करती है। कौन सा जलप्रपात है ये? ये है झाड़ीदाहा जलप्रपात, ये वाला। ठीक है, पाताल पानी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसी के पास में आता है ये झाड़ीदाहा जलप्रपात, या कुछ लोग झाड़ीदाहा और पाताल पानी को एक ही मानते हैं। ये कहाँ पर है? इंदौर के निकट। ठीक है, वहीं महू के पास में अपने उद्गम स्थान से कुछ ही दूरी पर निर्मित करती है झाड़ीदाहा, और राजस्थान के कोटा जिले में भैंसोरगढ़ तहसील में निर्मित करती है कौन सा? चूलिया जलप्रपात। इतना आपको चंबल नदी में याद रखना है। अब हम बात करते हैं शिप्रा नदी की। कौन सी नदी है ये? ये है शिप्रा नदी। ठीक है, कुंभ, महाकुंभ, उसी का ही दृश्य है महाकुंभ का। ठीक है, शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी के समीप बाणेश्वर कुंड से निकलती है। तो कहाँ से उद्गम होता है शिप्रा का? इसका उद्गम होता है इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी के समीप बाणेश्वर कुंड से, जो राज्य के रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिलों में प्रवाहित होती है और अंततः मिल जाती है किसमें? चंबल नदी में। इस नदी को मालवा की गंगा, क्या कहते हैं इस नदी को? मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश में यह नदी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर उज्जैन से प्रवाहित होती हुई कोटा, राजस्थान के समीप चंबल में जाकर मिल जाती है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि ये चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो राजस्थान के कोटा में चंबल में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। किसकी? शिप्रा नदी की। और इंदौर व उज्जैन में 13,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है। अब तो क्योंकि ये जो कुंभ का समय था, कुंभ के टाइम पर शिप्रा नदी और नर्मदा नदी को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वो जब मैं नर्मदा नदी आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस समय मैं वो पूरी नर्मदा छपरा लिंक परियोजना के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ शिप्रा नदी तक ही समझो। ठीक है, तो उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर के काकरी बरड़ी के बाणेश्वर कुंड से। ठीक है, 195 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है, और राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में जाकर ये मिल जाती है। शिप्रा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पुण्य सलीला, पापहरिणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अमृत संभवा, ज्वरहनी, कनक श्रृंगा, प्रलोक्य और सोमवती। ये प्रमुख नाम है किसके? शिप्रा नदी के। और
शिप्रा नदी के तट पर बहुत सारे धार्मिक स्थल अवस्थित हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, ठीक है, त्रिवेणी घाट, राम घाट, नरसिंह घाट, गऊ घाट, दत्त अखाड़ा, चिंतामण गणेश मंदिर, सहवट, भर्तृहरि की गुफाएं, काल भैरव मंदिर, संदीपनी आश्रम, कालियादेह महल, राम जनार्दन मंदिर आदि इसी नदी के तट पर अवस्थित हैं और ये उज्जैन के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। क्लियर है, ये भी आपको मालूम होगा। बेसिकली आप नदी की लंबाई, नदी का उद्गम और समागम स्थल को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब एक और प्रमुख नदी है तुंबड़ नदी, और ये तुंबड़ नदी भी अंततः चंबल में जाकर मिलती है, तो ये चंबल की एक सहायक नदी होगी। कौन सी? तुंबड़ नदी, ठीक है। तो तुंबड़ नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के लामगरा से निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ पर हो? छोटी सी नदी है, ज़्यादा प्रमुख भी नहीं है, ठीक है, लेकिन याद रखने लायक है, ठीक है। तो मंदसौर जिले के लामगरा से निकलती है, जो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात मंदसौर में ही पीघा खेड़ा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो मंदसौर जिले से ही उद्गम होता है, मंदसौर जिले में ही 30 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और मंदसौर में ही पीघा खेड़ा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाएगी। इस नदी के किनारे मड़, अफजलपुर, खड़ेरिया मारू और पाड़लिया मारू जैसे प्रागैतिहासिक बस्तियां अवस्थित हैं। मतलब ये ऐसी नदी क्यों विशेष है? ये विशेष इसलिए है क्योंकि उस समय के प्रागैतिहासिक कालीन स्थल जब मानवों ने अपनी सभ्यता की शुरुआत करी थी, वो हैं कौन कौन से? अफजलपुर, खड़ेरिया मारू और पाड़लिया मारू, ठीक है, जहां पर प्राचीन कालीन मानव निवास करता था। ये सारे स्थल इस तुंबड़ नदी के तट पर अवस्थित हैं। तो इसके बारे में याद रखना, मंदसौर की एक प्रमुख नदी है। अब अपन बात करते हैं बेतवा नदी की, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध स्थल ओरछा कि कौन सी नदी के तट पर है? बेतवा के। बेतवा नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक एवं बुंदेलखंड पठार की सबसे प्रमुख नदी है। तो अब आप इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ध्यान से कि अभी जो हमने नदियाँ पढ़ी थी वो चंबल की सहायक नदियाँ थी जो अंततः मिल रही थी चंबल में, लेकिन बेतवा अपने आप में एक बहुत ही बड़ी नदी है, ठीक है, जो डायरेक्टली जाकर मिलती है यमुना में। इसका चंबल से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। तो कहाँ से निकलती है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से, और यह उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है? तो हमीरपुर नामक क्षेत्र में, जो कि यूपी में आता है, वहां पर जाकर ये यमुना में मिल जाएगी। और इसका जलग्रहण क्षेत्र पूर्वी मालवा है। मालवा का पठार पढ़ा था अपन ने, तो मालवा के पठार का जो पूर्वी इलाका है वहां से बहुत सारी नदियां चंबल में आकर बेतवा में आकर मिल जाती हैं, जो बेतवा की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? इससे इसका जलग्रहण क्षेत्र कहां पर है? पूर्वी मालवा में। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। मतलब अपने उद्गम से लेकर अपने समापन तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। और अगर बात करें तो अकेले मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो अकेले मध्य प्रदेश में है 380 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र 43,895 वर्ग किलोमीटर का है। क्लियर है? मतलब 43,895 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो इसका अपवाह तंत्र बनाता है। किसका? बेतवा का, जिसमें 30,217 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसके अंतर्गत प्रदेश में विदिशा,
अशोकनगर, टीकमगढ़, गुना आदि जिले आते हैं। ये सब तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। अब इसमें एक और जोड़ लेना, निवाड़ी, क्योंकि निवाड़ी में ही ओरछा और वहीं से ये प्रवाहित होती है। क्लियर है, जो कि अब एक नया जिला बन गया है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो धसान, बेस, बीना, जामनी, केन आदि इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, ठीक है। सागर जिले में भी जो राहतगढ़ वाटरफॉल है वो बीना नदी पर है, ठीक है। और बीना एक प्रमुख सहायक नदी हो गई किसकी, बेतवा की। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा, देखो मालवा की गंगा थी क्षिप्रा, लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा है बेतवा। मध्य प्रदेश की गंगा तथा बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। तो बेतवा को क्या बोलते हैं, बेतवा को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। जैसे हमने अभी चंबल नदी का अध्ययन किया, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा बना रही थी, तो ये जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। देवगढ़, ये एक बहुत ही प्रमुख स्थान है जो झांसी के पास में आता है। कौन सा, देवगढ़। देवगढ़ इसी नदी के किनारे स्थित है, किसके, बेतवा के, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, इसे कहा जाता है बेतवा का आइसलैंड, क्योंकि इसका स्थान कुछ ऐसा है कि देवगढ़ को दो दिशाओं से काट रही है, कौन सी, बेतवा नदी, ठीक है, और बीच में अवस्थित है देवगढ़, इसीलिए उसे बोलते हैं बेतवा का आइसलैंड। पुराणों और अन्य साहित्यिक कृतियों में बेतवा नदी को वेत्रवती कहा गया है। तो इसका पौराणिक नाम क्या है, बेतवा का, बेतवा का पौराणिक नाम है वेत्रवती, ठीक है। बाणभट्ट जो एक बहुत ही प्रमुख साहित्यकार थे, कवि थे, उन्होंने किताब लिखी है कादम्बरी। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक किताब में बेतवा का उल्लेख किया है। ऐसे ही कालिदास की एक प्रमुख रचना है मेघदूत, कालिदास ने मेघदूत में भी बेतवा नदी का उल्लेख किया है। केशव दास ने किताब लिखी रसिक प्रिय, रसिक प्रिया में भी बेतवा नदी का उल्लेख किया है। वेत्रवती या बेतवा जहाँ से प्रवाहित होती है, वहीं प्राचीन काल में दशाण नामक एक स्थान था, ठीक है। मतलब ये वाला जो इलाका है ना जहाँ से बेतवा नदी प्रवाहित हो रही है, इसे प्राचीन काल में कहा जाता था दशाण। क्या बोलते थे इसे, इसे कहा जाता था दशाण। दशाण का अर्थ होता है वह क्षेत्र जो 10 नदियों के जल से पवित्र होता है, यानी ऐसा इलाका जहाँ पर 10 नदियां प्रवाहित होती हैं उसको कहा जाता है दशाण। उन्हीं में से एक थी बेतवा, इसलिए प्राचीन काल में वो इलाका जहां से बेतवा नदी प्रवाहित हो रही थी वो इलाका कहलाता था दशाण, ठीक है। अब इसके बाद बेतवा नदी पर एक बहुत ही प्रमुख परियोजना है जिसका नाम है राजघाट परियोजना, उसका अध्ययन हमें करना है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सबसे पहले ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि ये जो राजघाट परियोजना है ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक मध्य प्रदेश की और एक उत्तर प्रदेश की। इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, एक और नाम क्या है इसका, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या भांडेर परियोजना या माता टीला परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में ये जो बांध है ना, ठीक है, ये बांध कहलाया राजघाट बांध। कैसे इसके इतने सारे नाम पड़े तो आप समझ लो, ये पूरा जो बांध है वो है राजघाट बांध। ये पूरी जो परियोजना है वो है रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, क्लियर है। और बांध जिस इलाके पर है वो इलाका कभी कहलाता था माता टीला, इसलिए इसका एक और नाम पड़ गया माता टीला बांध। और यहां से जो नहर निकाली गई है वो नहर मध्य प्रदेश के दतिया में एंटर होती है, दतिया से एंटर होती है मध्य प्रदेश में। तो दतिया का वो स्थान जो सबसे पहले इस नहर के सामने आता है वो है भांडेर, इसीलिए इस नहर का नाम पड़ गया भांडेर नहर।
और इसीलिए परियोजना के इतने सारे नाम पड़ गए। राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, भांडेर परियोजना और माता टीला परियोजना। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना इसको। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में राजघाट बांध बनाया गया है। तो ये जो बांध है, ये बांध कहाँ अवस्थित है? ये बांध अवस्थित है ललितपुर में। ठीक है, इससे मध्य प्रदेश की 1.5 लाख और उत्तर प्रदेश की 1.90 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसका निर्माण 1975 में प्रारंभ हुआ था और सन 2006 में इसका शुभारंभ हुआ। तो ये जो पूरा बांध है, इस बांध का निर्माण शुरू हो गया था 1975 में, और इसने काम करना कब शुरू किया? तो वर्ष 2006 में इस बांध ने काम करना शुरू किया। इस बांध की 43.80 मीटर ऊंचाई है और 573.29 मीटर लंबाई है। तो ये मेंस वाले बस इसको याद रखें। अब विद्युत उत्पादन इससे 45 मेगावाट का होता है और 15 मेगावाट की यहाँ पर 3 इकाइयाँ लगी हुई हैं। किसमें? राजघाट परियोजना में। क्लियर है? मध्य प्रदेश में शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया जिले बाईं तट की नहरों से लाभान्वित हैं तथा दाईं तट से टीकमगढ़ जिला लाभान्वित है। तो ये जो भांडेर नहर है वो भी 2 हिस्सों में है, दाएं और बाएं। बाएं जिस एरिया में जाती है वहां पर शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया जिले इससे लाभान्वित होते हैं, और दाएं तरफ की नहर से टीकमगढ़ वाला या निवाड़ी वाला जो इलाका है वो लाभान्वित होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं हलाली नदी परियोजना पर। और हलाली बेतवा की ही एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस लेक्चर में, इसलिए मैं सारी नदियाँ नहीं करा रहा हूँ। अपन बेतवा और इसकी जो प्रमुख परियोजना है वहाँ तक ही सीमित रहते हैं। हलाली नदी बेतवा की प्रमुख सहायक नदी है जो रायसेन से निकलती है। तो हलाली नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन से। और रायसेन के ही कुमरा गांव से उद्गम होता है किसका? बेतवा का। हलाली परियोजना को ही सम्राट अशोक सागर परियोजना कहा जाता है। क्लियर है? तो ये जो परियोजना है हलाली, उसी का ही नाम क्या है? सम्राट अशोक सागर परियोजना। वर्ष 1973 में हलाली बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, और 1976 में पूरा हुआ। तो ये 1973 में हलाली बांध बनना शुरू हुआ था और 1976 में पूरा हुआ, लेकिन पहली बार 1975 में इससे सिंचाई की गई थी। यह बांध रायसेन तथा विदिशा की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो जब भी अपन भोपाल से बाय रोड वापस आते तो आपको हर जगह लिखा मिल जाएगा हलाली रिट्रीट या हलाली परियोजना देखने के लिए यहाँ से जाएं। तो ये है कहाँ पर अवस्थित है? रायसेन और विदिशा की सीमा पर अवस्थित है। 2012 में हलाली बांध की भराव क्षमता 1504 फीट से बढ़ाकर 1508 फीट कर दी गई है। तो 1508 फीट ऊंचाई तक यहाँ पर पानी भरा जा सकता है। कहाँ पर? हलाली में। हलाली परियोजना 40,000 हेक्टेयर भूमि विदिशा की और 2,000 हेक्टेयर भूमि रायसेन की सिंचित करती है। हलाली नदी, वास्तविकता में अगर हम नदी का मतलब देखें तो ये नदी का मतलब क्या है? इस नदी का मतलब है कि ये है वध की नदी। हलाल करना मतलब वध करना, या कत्ल की नदी इसे बोलते हैं। अब इसके पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी ये है कि दोस्त मोहम्मद खान जो भोपाल के नवाब हुआ करते थे। कौन? दोस्त मोहम्मद खान। एक समय उनका क्षेत्र था ये पूरा इलाका। तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल के पास इसी नदी पर देवड़ा के राजा नरसिंह देव चौहान, देवड़ा भी एक रियासत थी और उस रियासत के राजा थे कौन? नरसिंह देव चौहान, और उनके साथियों को जगदीशपुर नामक इलाके में इस नदी पर ही कत्ल करवाया था। ठीक है, तो भोपाल के नवाब के इस कृत्य के कारण इस नदी का नाम पड़ गया हलाली नदी। वैसे इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इस नदी को बाणगंगा भी कहा जाता है और थाल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा करवाए गए इस कत्ले के कारण इस नदी का नाम हुआ हलाली नदी, नहीं तो इसका वास्तविक नाम क्या है? बाणगंगा नदी।
ठीक है। और बांध की लंबाई 954 मीटर है तथा ऊंचाई 29.57 मीटर है। इससे 761 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण होता, मतलब जो पूरी नहर निकाली गई है हलाली परियोजना से, उसकी लंबाई कितनी है? 761 मीटर। और ये जो हलाली नदी है उद्गमित तो होती है रायसेन से और इस परियोजना के बाद जाकर मिल जाती है बेतवा में। क्लियर है? तो ये चीज़ें याद रखना। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। केन नदी का अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम केन नदी के बारे में पढ़ेंगे। और अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है गंगा नदी का अपवाह तंत्र। क्लियर है? तो गंगा नदी के अपवाह तंत्र में हमने कहाँ तक पढ़ा है? तो हमने कंप्लीट की है चंबल नदी, क्षिप्रा नदी और उसके बाद बेतवा नदी। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना शुरू करेंगे केन नदी से। ठीक है, थैंक यू।